कहते हैं जब चुनावी भाषणों में पर्सन पॉलिटिक्स से ज़्यादा अगर पॉलिसी पे बात होने लगे तो वो आदर्श सिचुएशन होगा पॉलिटिक्स का। वो राज्य बेहतर होगा, वो देश बेहतर होगा जहां नेता अपने भाषणों में पॉलिसी के मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान समय में झारखंड 22 वर्षों का हो गया। इस दौरान जो भी नेता बने या जिन्होंने भी चुनाव जीता या हारा, वो परिस्थिति से उत्पन्न हुए हैं, उनको परिस्थिति ने निर्माण किया है। तो क्या आज भी युवा पॉलिटिक्स को प्रोफेशन के तौर पे नहीं ले रहे हैं? उसके पीछे क्या वजह है? जब पॉलिटिक्स एक लग्जरी लाइफ और एक प्रेस्टिजियस लाइफ के साथ साथ एक प्रसिद्धि देती है, फिर भी क्यों लोग इसके प्रति खासकर युवा आकर्षित नहीं रहते? इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे कि 22 वर्षों में वाकई में झारखंड का पॉलिटिक्स कैसा है, कैसा होना चाहिए, क्या सही रास्ते पर है या नेता दिग्भ्रमित हो चुके हैं। हमारे साथ अयोध्या नाथ मिश्र जी हैं, सोशियो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। इनका पूरा अध्ययन होता है किसी भी बारीक से बारीक चीज़ों पे। सर, पहले तो बधाई हो झारखंड के 22 वर्ष पूरे। आपको भी बधाई और आपके माध्यम से राज्य को जोहार, बधाई, हमारे नेताओं को बधाई, हमारी सारी पब्लिक को बधाई। धन्यवाद। सर, हम लोग का राज्य ये अगर मान लीजिए 22 साल आज पूरे हो गए, 23वें साल में जा रहे हैं। अगर यूथ रहता तो कहते वयस्क हो चुका है, जन्म लिया अगर इंसान होता, बच्चा होता। क्या एक राज्य के लिए ये सफिशिएंट टाइम है? 22 वर्षों में राज्य किस दिशा में है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए पहले, या एक राज्य को और अधिक समय गुजरने के बाद समीक्षा होनी चाहिए कि वो सही रास्ते पर है या नहीं? देखिए, झारखंड का अभ्युदय एक लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ। उस संघर्ष के पृष्ठभूमि के ऊपर यदि हम विचार करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के, यहाँ की उपलब्धियों को लेकर के, यहाँ के संसाधन को लेकर के, यहाँ की मानव शक्ति को लेकर के हमारे लोगों के बीच में कभी न कहीं एक खलबलाहट थी कि हमें अगर ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं तो हम निश्चित रूप से विकास का एक नया परिदृश्य खड़ा करेंगे। आप जैसा कि 22 वर्षों की तुलना कर रहे हैं, तो 22 वर्ष न कोई बहुत बड़ा काल, राज्य के जीवन में कोई बहुत बड़ा कालखंड नहीं होता है, लेकिन उपलब्धियों के लिए कोई छोटा कालखंड भी नहीं होता है। इतिहास हम घंटों में रच देते हैं और वर्षों में भी नहीं रच पाते हैं। जहाँ तक झारखंड में नेतृत्व का सवाल है, तो झारखंड नेतृत्व से भरा पूरा रहा है। ऐसा नहीं कि झारखंड परिक्षेत्र में नेताओं की कमी रही है। आप यदि इतिहास में जाएंगे तो यहाँ पर कार्तिक उरांव जैसे सुविज्ञ नेता, टी मोचीराय मुंडा, रुद्र प्रताप सारंगी, आपको AK राय, समरेश सिंह, इंदर सिंह नामधारी, राजा परिवार, ये सब काफ़ी अच्छा नेतृत्व यहाँ रहा है। बीच के कालखंड में भी यहाँ जब राज्य गठन हुआ तो उसमें भी आप देखेंगे तो तुलनात्मक दृष्टि से हमारे राज्य में नेताओं की कोई कमी नहीं रही है। उन दृष्टिवान लोग रहे हैं, योग्य लोग रहे हैं। लेकिन परिस्थितियाँ इस प्रकार की हुई कि खंडित जनादेश इस राज्य को खा गया। खंडित जनादेश जो है एक आपसी पारस्परिक तनाव का परिदृश्य पैदा करता है और वैसे में विजन आपका लागू नहीं हो पाता है। मुख्यमंत्री अगर लाख विजन वाला हो, अगर वो चाहे कि हम ये कर लें, तो उसमें कहीं ना कहीं व्यतिरेक पैदा होते रहता है। प्राथमिक स्टेज से ही आप देखेंगे तो यहाँ वही स्थिति रही। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हुए तो उस समय भी कई पार्टियाँ थीं यहाँ पर और आपस में खींचतान तो था ही, जदयू से लेके तमाम। हाँ, मैं उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन आप सबके गवाह हैं। तमाम बातें ऐसी थीं जो यहाँ आम तौर पर कहने की बातें नहीं हैं, लेकिन हाँ, उसी में विकास रेखांकित हुआ। सड़कें बनी, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुए, CBSE यहाँ लागू हुआ, यहाँ जैक का गठन हुआ, कई चीज़ें अभूतपूर्व यहाँ पैदा हुई। आपको BIT मेसरा में राज्य सरकार ने एक फॉर्मिडेबल सीट लेकर के अपना
अपना फंड दे करके फॉर्मिडेबल सीट लिया, एक उड़ान की ओर दिशा में जाने का एक संकल्प दिखाई पड़ा, लेकिन फिर खंडित जनादेश, और उस खंडित जनादेश ने फिर सपनों को चकनाचूर कर दिया। आपको एक बात बताते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम कोई किसी के व्यक्तिगत प्रशंसक नहीं हैं, न आलोचक हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कमेटी बना दिया है, और प्रशासनिक सुधार विभाग को आदेश दिया है कि भाई आप इसमें लग जाइए, बनाइए। समिति भी बना दिया है, उनके परामर्शी समिति भी। तो वो कितना बड़ा विजनरी व्यक्ति है कि वो जो है सो अभी 47 कहाँ पर है और उसने बना लिया है। क्या हमारे पास भी ऐसा है? हमने अभी बनाया है क्या? हम इस बात की आलोचना नहीं करेंगे कि हमने नहीं बनाया है, लेकिन हमें बनाना चाहिए। तो क्या खंडित जनादेश के लिए सिर्फ पब्लिक जिम्मेदार है? हो सकता है पब्लिक ईवीएम का जब लिस्ट देखती है उसमें वैसा उनका मन पसंदीदा कोई नेता या पार्टी दल नहीं होता। मेरे मित्र, मैं इस पर एक थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। झारखंड के परिदृश्य को यदि आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भौगोलिक रूप से इसकी संरचना में भी भिन्नता है। एक छोटे से राज्य में इतना बहुत भिन्नता, डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय असंतुलन यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। जैसे पलामू, गोड्डा और बांका के समरूप नहीं है, कोल्हान हजारीबाग की तरह नहीं है। कुछ जो ऐकून्स हैं जैसे बोकारो है, धनबाद है, कोल परिक्षेत्र है आदि आदि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स का जोन है, ये समहाउ डिफरेंट देन अदर्स। तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के वोटर्स हैं, और इसी का नतीजा है कि किसान अलग सोचता है, वनवासी अलग सोचता है, जनजातीय लोग अलग सोचते हैं, और इस सोच का परिणाम है। इसी के साथ साथ यहाँ पर और भी कई बातें हैं जो मुझे सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए। धार्मिक प्रभाव है, आर्थिक प्रभाव है, कई आर्थिक श्रेणियाँ हैं यहाँ, तमाम धनी लोग भी हैं और अत्यंत गरीबी भी है। तो ऐसे में क्या सोचते हैं कि आप कि एक धारा बह सकती है? तो कोई एक राजनीतिक दल ऐसा भी तो नहीं उभरा 22 सालों में जो सारे लोगों को एक माला की तरह पिरो दे? मैंने अभी आपसे कहा कि विजन, क्या आपने विजन बनाया? आपने कब का विजन बनाया है? 30 का विजन बनाया है, 25 का भी आपने बनाया है, 20 का भी बनाया आपने। आपको कहाँ जाना है, कौन सा आयाम पार करना है, कितनी दूर चलनी है आपको, किन किन लोगों को साथ लेके चलना है, माफ़ कीजिएगा, हमें लगता है कि हमें इसकी कमी रही, और हम मौलिक समस्याओं को समझने में शायद अपने को असफल पाते रहे। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ के किसानों को सिंचाई की सुविधा दे दीजिए तो वो स्वावलंबी हो जाएंगे, लेकिन अब तक 22 वर्ष में सिंचाई कितनी मिली? सरकारी आंकड़े के अनुसार 41%, आज जो अखबार में छपा था, मुझे पढ़ करके हंसी आई। संभव है 41% सृजित क्षमता हो, लेकिन मौलिक रूप से सिंचाई कितनी होती है ये आप लोग समीक्षा कीजिए, मैं नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि 25-30% से ज़्यादा यहाँ का खेत सिंचित नहीं है। दूसरा, उद्योग के लिए हम दूसरे को इनवाइट करते हैं, क्या हम उद्योग के लिए समुचित परिवेश दे पाते हैं? आपने देखा यहाँ मित्तल भी आए, यहाँ एक से एक उद्योगपति आए, क्यों नहीं टिके? क्या कारण हुआ? आप लोग ज़्यादा जानते हैं हमसे इस विषय को। यहाँ जो एस्टेब्लिश उद्योग है वो भी उजड़ रहे हैं, उजड़ गए, तमाम उद्योग उजड़ गए। आखिर क्यों उजड़ गए? जबकि यहाँ माइंस है, पानी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, आदि सारी चीज़ें। टाटा को छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में यहाँ कौन एस्टेब्लिश हुआ बहुत बड़ा? गवर्नमेंट सेक्टर भी पानी पी रहा है। कहीं ना कहीं हमारी कमी है, पब्लिक की कमी है, और पब्लिक से उपजा जनादेश की कमी है। तो कहते हैं कि समाज का आईना होता है राजनीतिक, और नेता भी वो समाज का लीडर ही नहीं होता, वो जैसा समाज वैसा नेता होता है। तो वाकई में जो राजनेताओं का उदय हुआ, या जिन समाज से नेता आए उभर कर सामने, वो सही ट्रैक पर जा रहे हैं 22 वर्षों में? परिस्थितियाँ जो भी उत्पन्न हुई हो इस बीच, या आपको लगता है कि नहीं, यहाँ के नेताओं की सोच जो है
वो थोड़ी अलग है दूसरे राज्यों से। ये नेता के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। पहले आपकी नीति क्या है और नियत क्या है। नीति और नियत मिल गई अगर, तो नेतृत्व उभर जाता है, या सामान्य नेतृत्व भी अच्छा परिणाम दे पाता है। इसके लिए हम समग्र समाज को दोषी मानते हैं। विकास की समग्रता को आगे नहीं बढ़ाने के पीछे हम दोषी हैं, ज़्यादा दोषी हम हैं। पब्लिक कहेगी हम क्या दोषी हैं? सरकार ने जब टैक्स मांगा टैक्स दे दिया, जब बोला आप हमारे नियम कानूनों का पालन करें, हमने किया। अभी आपने कहा, मैंने कहा कि भाई खंडित जनादेश क्यों देती है पब्लिक? एक बार किसी को देखो तो देखे, उस पर चढ़ाई करे, उसके साथ संघर्ष करे। भाई हमने तुम्हें समर्थ बनाया, तुम हमको हमारे लिए हमारे राज्य के प्राथमिकताओं को चिन्हित करो। आपने देखा कहीं हमारी प्राथमिकताएं चिन्हित हैं? हमें पहले क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, किसको कितना बल देना है? प्रसादी बांटने से राज्य का विकास नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा। हमने इतना उद्घाटन कर दिया, हमने इतना विमोचन कर दिया, हमने इतना शिलान्यास कर दिया। दिस इज नॉट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है कि हमारी पेट की ज्वाला को आप कैसे शांत करते हैं, हमारे हाथ को काम कैसे देते हैं। तो काम देने के लिए जो परिस्थितियां निर्मित होनी चाहिए वो ज़रूरी हैं, न कि हम, माफ़ कीजिएगा, हम कॉन्ट्रैक्ट कल्चर में विश्वास नहीं करते हैं। हम ओनरशिप कंसेप्ट में विश्वास करते हैं। आप जो ठेकेदारी कर रहे हैं, आप जो सड़क बना रहे हैं, उसमें आपका ओनरशिप कितना इन्वॉल्व होता है, ये हमें आप बताइए। क्या कोई आदमी समझता है जी ये मेरी सड़क है, ये मेरा स्कूल है, मेरा गांव है, मेरा शहर है? जब तक ओनरशिप का भाव नहीं आएगा, आत्मीयता जिसके साथ उसके साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक ये नहीं होगा। हम लोग अभी दूसरे विमान पर सवार हैं। इसमें कुछ हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मौलिक रूप से आप अगर देखेंगे तो विकास का मॉडल तैयार करना होता है, प्राथमिकताओं को तय करना होता है, उसके अनुरूप समाज को ढालना होता है। नेता तो जिधर जाएगा पब्लिक उधर जाएगी। नेता को सबल होना चाहिए, नेतृत्व को उभरना चाहिए। नेता कहते हैं पब्लिक जिधर जाती है हम उधर चले जाते हैं। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। तो फिर नेतृत्व क्या कहा जाएगा? फिर लीडरशिप क्यों आता है शब्द? एक यहाँ महेंद्र सिंह को भी आपने देखा है बहुत करीब। हाँ, तो महेंद्र सिंह भी एक नेता थे। जब यहाँ पंचायत का इलेक्शन नहीं हो रहा था तब उन्होंने खुद अपनी कंस्टिट्यूएंसी में करा दिया। वो अलग तर्क हो सकता है कि लीगल था, इलीगल था, वो एक वो उनके क्षेत्र के कार्यकर्ता भी कभी हमने नहीं देखा कि कभी आकर कहता हो कि विधायक जी ये सड़क बनवा, मतलब मेरे नाम पर लिख दीजिए, हम बनवा देते हैं। तो जब एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र का नेता अपने लोगों को एडुकेट कर सकता है कि भैया आपका चीज़ ये नहीं है, तो प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, तो पूरे राज्य नहीं। आप मेरी ही समस्याओं का, मेरे द्वारा उठाई गई समस्याओं का, मैंने बार बार आपसे कहा कि हमें प्राथमिकताएं तय करनी हैं। एक मुखिया को भी तय करनी है, एक ग्राम सभा को भी तय करनी है कि कौन सा सड़क बनना चाहिए, कौन सा पुलिया बननी चाहिए, कौन सा मेड़ बनना चाहिए, कहाँ चापा नल लगना चाहिए। तो हम राज्य के समग्र रूप से नहीं रेखांकित कर सकते हैं क्या कि हमें पहले क्या करना है। हम बजटरी प्रोविज़न कर रहे हैं तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? सिंचाई को देनी है, शिक्षा को देनी है, स्वास्थ्य को देना है, पर्यटन को देना है, जिससे हमें जिन चीज़ों को हमें, अच्छा मान लीजिए उदाहरण स्वरूप अगर हम सेक्टराइज करें कि हम प्रथम चरण में यहाँ तक ले जाएंगे, हम चरणों में बांट दें अपने प्रशासन को, 5 वर्ष का टेन्योर जो होता है एक विधायिका का, तो हम 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का ऐसे टेन्योर में बांट लें और बांट करके कालक्रम से अपने विकास की गति दें, तो ये इसमें आपको कैसा लगता है कि क्या होगा, क्या परिणाम आएगा? हमने मान लिया कि हमको सिंचाई इस क्षेत्र में 20% हमको सिंचाई अचीव करना ही है। आप सोचते हैं जिस राज्य में अभी तक 40% सरकार का ही आंकड़ा हम माने, तो 40% इरीगेटेड कल्टिवेबल लैंड का सिंचाई नहीं हो पा रहा है। वेस्ट लैंड छोड़ दीजिए, वेस्ट लैंड कितना डेवलप हुआ ये हम नहीं जा रहे हैं। हम कल्टिवेबल लैंड जो जिस पर कृषि योग्य जो भूमि है उसमें कितनी सिंचाई होती है, ये प्राथमिकता है।
और उस प्राथमिकता को भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। किसी की भी सरकार हो, वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सोशलिस्ट की हो, फलाने की हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि खेती की प्यास बुझी कि नहीं बुझी, उत्पादन हमारा ग्रोथ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट उसके चलते जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। हमारी चिंता ये है, हम इसके लिए सोचते हैं। तो क्या राजनेता लोग या जो भी दल सत्ता में आता है वो छोटी छोटी चीज़ों की पूर्ति करके और वो या छोटी छोटी चीज़ों की पूर्ति करने में इतना समय लगाते हैं कि वो बड़े या व्यापक पैमाने पे नहीं। ये एनालिसिस मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप देखिए कि क्या होता है, आप हमसे ज़्यादा देखते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए, प्राथमिकताओं के अनुसार दायित्वपूर्ण काम होना चाहिए और कालबद्ध काम होना चाहिए। टाइम बाउंड हर काम का होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड होना चाहिए। टाइम बाउंड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड हो और विजन के आधारित हो और यूटिलिटी बेस्ड हो। आप 4 आधार पर चलिए ना, देखिए कि ग्रोथ होता है कि नहीं होता है। हम केवल राजनीति के लिए राजनीति करें, प्रशासन करें, हम राजनीति के लिए नेतृत्व करें, ये इससे विकास नहीं होगा। इससे आप नेता बन सकते हैं, इससे आप अचीवमेंट और सारे कर सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन अगर समग्र विकास झारखंड की चर्चा करते हैं तो उसके लिए आपको तपस्वी बनना पड़ेगा और तपस्या करने का परिणाम ही आएगा कि आप एक दिन इस राज्य को आगे बढ़ा पाइएगा। तो क्या इतिहास वैसे तपस्वी को भी पूजता है या जगह देता है? कोई उदाहरण है? नेता तो सोचेगा कि हम जब पॉलिटिक्स में आए तो सत्ता करने के लिए आए हैं, सत्ता पे आसीन होने के लिए। शब्द तपस्वी नेता कहा, मैंने खाली तपस्वी नहीं कहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिमालय का कोई आ जाएगा आपके यहाँ करने के लिए। जिसके तन मन में त्याग की भावना हो, किसके लिए? जनता के लिए। वो नेता है हमारा नया तीती नेता। किसके लिए झुकेगा वो झुकता है तो अपने समाज के लिए नहीं झुकता है जी, झुकता है माने ले चलता है। आगे ले चलने की क्षमता जिसमें हो वो नेता है। तो जो ले चले वही हमारा नेता है। हम इस फेरा में नहीं पड़ते हैं कि वो कम्युनिस्ट है कि सोशलिस्ट है कि भाजपा है कि कांग्रेस है। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा जब हमारा देश इतना साल हो गया आज़ादी का या उससे पूर्व, तो क्या इतिहास में ऐसे जो त्यागी नेता हैं, तपस्वी नेता हैं, उनको भी उचित स्थान दिया है? तब तो कहेगा कि लोग हम त्याग करेंगे। तो तमाम उदाहरण हैं। आपने महात्मा गांधी को देखा, पटेल को देखा, राजेंद्र प्रसाद को देखा कि समाज ने कितना सम्मान दिया, कितना अधिक रिकॉग्निशन दिया। उसके बाद के भी वर्षों में बहुत राज्यों में ऐसे नेतृत्व हुए जिन लोगों ने अच्छा काम किया तो पब्लिक ने बहुत सराहा। कोई उदाहरण स्वरूप आज़ादी के बाद का? आज़ादी के बाद आप मोदी को ही देख लीजिए। मोदी की उपलब्धियां तो हैं, मोदी को सम्मान भी मिल रहा है, मोदी को वोट भी मिल रहा है, मोदी को अचीवमेंट भी है। लेकिन आलोचक को की भी तो होगी। अरे जो आगे बढ़ेगा उसकी तो आलोचना, राम की आलोचना यहाँ हुई। हम मोदी के प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके कार्य को हम देख रहे हैं। मैंने कहा ना कि 47 के लिए वो विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हम क्यों नहीं बना रहे हैं? हमें भी तो करना चाहिए ना, हमें भी तो देखना चाहिए कि हम 5 वर्ष में कहाँ पहुँचना चाहिए, हमको कितनी दूरी। एक परिवार छोटा सा चलाने के लिए भी हम लोग 5 वर्ष का प्लान करते हैं। 5वां में बच्चा है तो उसको सोचते हैं ये 10th पास करने के बाद क्या करेगा, कैसे इसको 10th में बढ़िया नंबर हम दिलावें। तो मेरा मतलब इसी से है कि आप विजन लागू कीजिए, पब्लिक इंटरेस्ट में टाइम बाउंड प्रोग्राम कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड वर्क हो आपका। क्यों कोई पुल टूट जाता है तो जूनियर इंजीनियर सस्पेंड होता है? व्हाई नॉट चीफ इंजीनियर? होता है। ऐसा तो कभी नहीं देखा। बहुत से ज़्यादा कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाती है और जूनियर इंजीनियर फिर उसका दूसरा नाम रख करके कंपनी फिर ठेका लेने लगती है। वही कंपनी वो नाम छोड़ देती है, दूसरा नाम रख लेती है। कंपनी को नाम रखने में क्या फ़र्क पड़ता है, कागजी कार्रवाई तो करनी है। तो मेरे मित्र, इस तरह से ही हम विकास के पायदान पर चढ़ेंगे। तो कहाँ दिक्कत है, हम ये जानना चाह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, वो तो ठीक है, आपने बता दिया कि ये 4 चीज़ें, ये 5 चीज़ें हैं जिस पे ध्यान दे तो कोई भी विकास कर सकता है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अथाह प्रेम या सम्मान मिल सकता है। मेरा ये मानना है कि जैसे बाबूलाल मरांडी शपथ ग्रहण किया, नहीं, मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। तो क्या जो पॉलिटिक्स झारखंड में होना चाहिए वो
कब डिरेल लगा कि डिरेल हो गया, या कहाँ से डिरेल्ड हो गया, या आपको लग रहा है कि नहीं ट्रैक सही है, भले हम लोग धीरे जा रहे हैं, बहुत धीरे? नहीं, देखिए धीरे जा रहे हैं, ट्रैक मोर और लेस बहुत ख़राब नहीं है, प्रगति हो रही है। 2000 में हम लोग कहाँ थे, कहाँ 2200-2600 करोड़ का हमारा बजट था, आज कहाँ हम लाख करोड़ में जा रहे हैं। धीरे धीरे प्रगति है, लेकिन जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना हमारा ग्रोथ नहीं है, ये स्वीकार करने में हमें कोई शंका नहीं। आजकल के युवा ज़्यादातर पहला उनका इच्छा रहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट या जो भी बनना, रॉक स्टार, अब तो वह जमाना। पॉलिटिक्स को एज ए प्रोफेशन क्यों नहीं चुनते युवा? आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई नेताओं को कि ये वो आकर्षित नहीं कर पा रहे युवा? ये नेताओं के चरित्र को अगर मॉडल मान के चलिए तो बहुत आकर्षक चरित्र अब नहीं रह गया है, और जब तक चरित्र आकर्षक नहीं होगा उनसे उनका जो आउटकम होगा वो आकर्षक नहीं होगा। इसलिए ज़्यादातर पॉलिटिक्स में बच्चे नहीं जा रहे हैं, अपना करियरिस्ट हो रहे हैं, इसलिए कि उनके सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीड ए बेटर लाइफ। तो दोनों की चिंता जब उसको सताती है, आप 10th के विद्यार्थी को देखिएगा, वो चिंतित है कि हम 12th के बाद क्या करेंगे। उसका गार्जियन चिंतित है क्योंकि उसका कोई दूसरा स्कोप नहीं है। आप देखिए ना कितना उद्योग हमारे यहाँ लग रहा है, रांची शहर को ही देखिए, कहीं कोई उद्योग पनप रहा है जिसमें काम मिल सके। तो जब काम हमको नहीं मिलेगा, कोई स्कोप नहीं बढ़ेगा, एग्रीकल्चरिस्ट हम नहीं हो रहे हैं, फॉरेस्ट हमको नहीं पे कर रहा है, टूरिज्म हमारा डेवलप नहीं हो रहा है, इरिगेशनल पोटेंशियल्स हमारा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, फॉर्मिडेबल नहीं बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं जॉब करना है, कुछ जीने के लिए करना है। तो ऐसा मार्ग चुनो जो आसान हो। तो इंजीनियरिंग कर लेना और कहीं ना कहीं जॉब में चल जाना आसान है आज की तारीख में। तो पॉलिटिक्स उसके लिहाज से बहुत संघर्षशील जीवन है, शायद इसलिए भी युवा नहीं चुन रहे। संघर्षशील के चलते नहीं चुनना ऐसा नहीं है। सभी लोग पॉलिटिक्स में टिकेंगे भी नहीं। आज का पॉलिटिक्स इतना स्पर्धात्मक हो गया है कि उसमें टिकना सबके बूते का नहीं है। और जो घर फूके अपनों चलो हमारे साथ वाली बात है, तो पहले तो घर फूकना पड़ता है राजनीति में। और जो इतने बड़े लोग आए हैं, आप माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ का अध्ययन आप कीजिएगा कभी, आपका कोयलांचल कभी राजनीति का प्रशिक्षण केंद्र था। सारे नेता, राज्य के सारे नेता वीपी सिंह के यहाँ आकर के प्रशिक्षण लेते थे ट्रेड यूनियन का, और ट्रेड यूनियन के माध्यम से ही वो लोग राजनीति में जाते थे। चाहे विंदुश्री दुबे हों, चाहे रामदुलारी सिन्हा हो, चाहे केदार पांडे हो, चाहे कोई भी हो, माने जो बना हुआ नेता है, सो बनाया हुआ नेता की बात हम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे नेता रातों रात बन जाते हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो इवॉल्व होता है लीडरशिप, जिसमें महेंद्र सिंह का भी आपने चर्चा की, तो महेंद्र सिंह का नेतृत्व इवॉल्व हुआ है। वो एक संगठन के तरासे हुए लोग थे, ऐसा नहीं था कि वो ऊपर से लाद दिए गए थे, समझे ना। इसलिए दोष राजनीति में है कि आकर्षण नहीं बन पा रहा है। 22 साल जब बीता, आप लगभग अगर 3 कैटेगरी में बांटे राजनीति को, तो आपने तीनों कैटेगरी देखी है लगभग अपने जीवन। एक आदर्शवादी, जहां ट्रेन पलटने से भी लोग इस्तीफा दे देते थे रेलवे मंत्री के पद से। दूसरा था तरीका कि हाँ भाई गलती हो गई, हम उसकी समीक्षा करेंगे। अब शायद ये तीसरा दौर आया, इसमें बुरा क्या है, हम क्या ऐसे रिस्पॉन्सिबल है? अब तो भाई जो लोग जेल जाने के बाद भी त्याग पत्र नहीं देते हैं, ये तो अजीब बात है। अब तो ऐसा समय आ गया है, आप उन आदर्शों की बात छोड़ दीजिए, व्यवहार की बात छोड़ दीजिए। अब कौन सा बात चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और आप कह रहे हैं बार बार कि राजनीति क्यों नहीं आकर्षक बन रही है, तो इसी राजनीति की ओर बच्चे जाएं जिनमें टैलेंट है, जिनमें मेधा है। कार्तिक उरांव तो गए थे, असाधारण व्यक्तित्व के धनी इंजीनियर थे वो। ललित उरांव यहाँ के गए थे, रुद्र प्रताप सारंगी गए थे, केदार दास गए थे यहाँ से। ये लोग समाज के में अपने को जला करके तपस्वी लोग थे ये लोग। आज की तरह ऐसा नहीं कि बस ब्लॉक लेवल पर भी आया तो तुरंत
वो कौन गाड़ी खरीदता है सब भाई? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो तो मैंने छोटकन को है भाई, मुखिया छोड़ दीजिए, बहुत छोटे लोगों को है। लेकिन कौन क्या दिशा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या जब 3 फेज अगर राजनीति का है तो चौथा फेज भी आएगा, आपको लगता है? और हम तो आशावादी हैं, हमें भरोसा है कि ये कल होकर के एक अच्छा सूर्योदय होगा और इसी में से लोग निकलेंगे, काबिल लोग निकलेंगे, योग्य लोग निकलेंगे, है ना। और हमें तो माने माफ़ कीजिएगा, हम वर्तमान नेतृत्व पर भी बड़ा विश्वास था, हमको विश्वास है भी थोड़ा बहुत, लेकिन पता नहीं क्यों लोग कुंठित हो जाते हैं सत्ता में आकर के, बड़ा दुख होता है देख करके। ठीक है, वो तो अलग विषय है। तो आप जैसे कहा कि आशावादी हैं आप, तो राजनीति ठीक होगी। कहता कि जब तक कोई चीज़ पीक पे नहीं जाता तब तक वो डाउनफॉल पे नहीं जाता है। तो क्या ये जो अगर गड़बड़ राजनीति, हड़बड़ राजनीति, आरोप प्रत्यारोप वाला राजनीति का ये पीक आ चुका है या अभी भी पीक आना बाकी? नहीं नहीं, ये दौर अब ख़त्म होगा, ये दौर नहीं चलेगा। और इस दौर में शुद्धि हो रही है, बहुत तेज़ी से शुद्धिकरण हो रहा है इसका। और हमें भरोसा है कि कल का बिहान बहुत अच्छा आएगा, कल का सूर्योदय संकेत लेके आएगा अच्छे दिनों का। हम लोग के झारखंड के भी अच्छे दिन हैं। ये राज्य तो बहुत आगे बढ़ेगा, ये राज्य बढ़ेगा और चमत्कारिक रूप से बढ़ेगा। आप देखिएगा, मैंने कई आर्टिकल इस पर लिखा कि राज्य के विकास की अनंत संभावनाएं हैं और हमारे युवा इस मामले में बहुत तेज़ी से आगे निकल रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। आशावादी होना बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं कि आशा से ही आप बनाए रखिए, निराश होकर कुछ मिलेगा भी नहीं। अगर 3 चरण में राजनीति को बांटें तो ये तीसरा चरण का पीक है। इसका मतलब अब अच्छा होने का समय की शुरुआत होने लगी है। 22 सालों में नेताओं ने छोटे छोटे चीज़ों को देखा और दिखाया, उसी को भाषणों में बड़ा कर दिया, जबकि जब नींव रखी जानी चाहिए थी तभी तय करना चाहिए था कि इमारत कितनी ऊंची जाएगी। तब ना तो फिर नींव तोड़ने की नौबत आती, ना एक मंजिला गिराने की। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in